हम बात करते हैं एक मैनेजमेंट से। तो आज हमारे साथ अल्कागो ग्रुप का मैनेजमेंट जुड़ रहा है और आज हम इनसे जानेंगे कि अलग अलग देशों में कारोबार को लेकर इनकी स्थिति क्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन में आखिर किस तरह का सुधार देखने को मिल रहा है। साथ ही फेस्टिव सीजन की बात करें तो डिमांड ट्रेंड किस तरह का है, और इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के चीफ स्ट्रैटेजिक ऑफिसर रवि जाखड़ जुड़ गए हैं। और रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। तो चलिए पहले हम बातचीत करते हैं जिस तरह से कारोबार एनवायरनमेंट है अक्रॉस ज्योग्राफीज बदल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइएगा। आई थिंक जब आपसे बात हुई थी पहले तिमाही के नतीजों के बाद, तो काफ़ी कुछ आपने यहाँ पे दर्शाया था इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफीज, क्या क्या बदल रहा है, किस किस तरह के ट्रेंड्स बदल रहे हैं। उसमें कुछ लेटेस्ट है जो कि आप ऐड कर पाएँ? जी बिल्कुल। तकरीबन 5 महीने पहले जब हमारी लास्ट बात हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड हाफ है वो एक अच्छा लग रहा है। 2-3 महीने बाद से एक अपवर्ड ट्रेंड चालू होना चाहिए, जो कि हमारे बिजनेस में रहा है। जुलाई ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स लगातार इम्प्रूव हुई हैं। अगर हम जुलाई और अगस्त के मंथ की बात करें, हम लोग ऑलरेडी अपना मंथली अपडेट दे चुके हैं। दोनों महीनों में 8 लाख से ज्यादा क्यूबिक मीटर हमने एलसीएल बिजनेस किया था। ऑल टाइम हाईएस्ट 56,000 के आसपास एफसीएल का बिजनेस हमने किया था। सितंबर जनरली जुलाई अगस्त से थोड़ा सा नीचे रहता है सीक्वेंशियली, बिकॉज उस तरीके से ट्रेडिंग पैटर्न होता है। बट ओवरऑल जुलाई अगस्त सितंबर एक काफी अच्छा क्वार्टर रहा है अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम देखेंगे तो जो मार्केट में मोमेंटम है वो जो पहले नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हुआ है। ये ट्रेंड ऑलमोस्ट मई एंड अर्ली जून के आसपास से स्टार्ट हुआ था और ये लगातार हमें ऐसा ट्रेंड नजर आ रहा है कि अब आने वाले जो महीने हैं, जो क्वार्टर्स हैं, उनमें ये ट्रेंड कायम रहना चाहिए। सबसे पहले लैटिन अमेरिका और अमेरिका की तरफ अगर हम देखें तो वहां पे वॉल्यूम्स में थोड़ा सा एक सुधार चालू हुआ था। इंडिया हमेशा से ठीक रहा है। यूरोप में एक कमजोरी थी जो कि मैं बोलूंगा अभी भी है। वहां पे शायद और 3-4 महीने लगेंगे एक प्रॉपर तरीके से वॉल्यूम्स को वापस आने में। जो एक गैप है इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन में, वो लगातार रिवर्स हो रहा है। इंटरेस्ट रेट्स कम हो रही हैं, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। तो ये दोनों की वजह से जो एक डिस्पोजेबल इनकम है यूरोपियन कंज्यूमर के हाथ में, वो थोड़ी सी बढ़ रही है। तो उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा और हमारा बिजनेस कंप्लीटली ट्रेड से लिंक्ड है। तो जहां तक ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात है, एशिया और अमेरिका ऑलरेडी ठीक कर रहा है। यूरोप भी मुझे लगता है कि अगले साल 2025 का जो पहले 6 महीने उसमें यूरोप को भी अच्छा करना चाहिए। ओवरऑल ग्लोबल बेसिस पे बिजनेस एनवायरनमेंट बेटर है। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है एक जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, जो वॉर की सिचुएशन है, उसकी वजह से जो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत यूक्रेन वगैरह के मार्केट पे जैसे इम्पैक्ट काफी टाइम से ऑलरेडी है, बट एक ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन उसकी वजह से डिस्ट्रप्शंस हैं। तो जो शिप्स को घूम के जाना पड़ता है केप ऑफ गुड होप के अराउंड, तो उसकी वजह से मैं बोलूंगा कि वो एक तरह से बैलेंसिंग फैक्टर बन गया है। क्योंकि जो इकोनॉमिक डिमांड की वजह से डिमांड थोड़ी सी सबड्यूड थी पिछले साल भर में, और वॉर कंस्ट्रेंट्स की वजह से सप्लाई भी थोड़ी सी कंस्ट्रेंट हो गई थी। तो वो चीज अब मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल की अगर हम बात करें 2025 जनवरी से दिसंबर, तो इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी तो डिमांड थोड़ी सी और इंप्रूव होगी। सप्लाई साइड भी होपफुली थोड़ा सा मिडल ईस्ट का क्राइसिस इमीडिएटली तो नहीं लगता कुछ होगा, बट 6 महीने 9 महीने में जब भी वो क्राइसिस की सिचुएशन इंप्रूव होती है तो उसकी वजह से थोड़ी सी सप्लाई भी इंप्रूव होनी चाहिए। तो कुल मिला के एक बैलेंस है जो कायम रहता हुआ लग रहा है। चाइना भी काफी इम्पेटस है, उसका भी ग्रोथ पे काफी ज्यादा अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी इंसेंटिव्स आ रहे हैं। उसकी वजह से चाइना की ग्रोथ का मतलब होगा कि इंट्रा एशियन ट्रेड भी वापस थोड़ा सा मजबूत रहना चाहिए। तो ओवरऑल एक एनवायरनमेंट जो है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है बिजनेस के लिए। और जहां तक कंपनी की बात है, तो पिछले 5-6 साल से लगातार हमारा मार्केट शेयर एलसीएल में और एफसीएल में दोनों में बढ़ रहा है। तो एक फेवरेबल मार्केट सिचुएशन में और कंपनी की जो स्थिति है, एक अच्छी मजबूत स्थिति है। मुझे लगता है कि लगातार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और वो ट्रेंड एक कायम भी है, लगातार सीक्वेंशली कंपनी लगातार बेहतर करती रहेगी। परफेक्ट, काफ़ी विस्तार से और इत्मीनान से जवाब भी दिया आपने रवि। अगला जी सवाल आपसे यही होगा कि ट्रेड एनवायरनमेंट की तो क्योंकि हमने बात कर ली है, लेकिन अभी इंटरनेशनल चेन सप्लाई वॉल्यूम में हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है एफसीएल वॉल्यूम रजिस्टरिंग के अनुसार, जहाँ पर हमने जी हाईएस्ट एवर वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज होती हुई देखी है। अब इस जी। ग्रोथ फैक्टर्स के पीछे आप किन किन कारणों को पिन पॉइंट कर पाएंगे, और अब क्या इसी तरह की ट्रैजेक्टरी या इसमें इजाफा की हमें उम्मीद करके रखनी चाहिए? देखिए, जो हमारी ग्रोथ एक एलसीएल और एफसीएल में दिख रही है, उसके तीन मेन प्राइमरी कारण है। पहला, मार्केट का इंप्रूवमेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मार्केट में एक ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड सुधार है।
जो दूसरा है वो हमारे खुद के, जैसे हमारे जो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारी कस्टमर सर्विस है, वो बाकी के कंपैरिजन में काफी बेहतर है। एलसीएल बिजनेस में जैसा कि आप जानते होंगे, जो ईक्यू वर्ल्ड वाइड जो हमारा ब्रांड है, हम लोग पूरे विश्व में नंबर वन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, रेवेन्यूज, नेटवर्क, हर तरीके से, और टेक्नोलॉजी में भी। तो उसकी वजह से लगातार हम लोग हर मार्केट में थोड़ा सा बेहतर कर पाते हैं। और जो तीसरा फैक्टर है वो है स्पेसिफिक इनिशिएटिव। जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे में एक नई टीम स्थापित करी थी। लास्ट ईयर में टर्की में वॉल्यूम्स ग्रो करी थी। कुछ और जगहों पे हम लोग अपना एफसीएल बिजनेस हमने लॉन्च किया। तो ओवरऑल नई ट्रेड लेन्स हम लोग लॉन्च करते रहते हैं। जर्मनी में भी हमारा एक टर्न अराउंड चल रहा है पिछले साल भर से। तो अलग अलग पॉकेट्स में स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स रहते हैं। उनकी वजह से एक जो कंपनी का डिजिटल फोकस है, उसकी वजह से जो हम आज के दिन ऑलरेडी 70% से ज्यादा एक्सपोर्ट बुकिंग्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे आ चुकी हैं। कुछ कुछ जगहों पे तो जैसे मेक्सिको, यूके, काफी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे 98-99% तक बुकिंग्स डिजिटली होती हैं। तो वो एक काफी एफिशिएंट बनाता है बिजनेस को, और कस्टमर्स को भी वो पसंद आता है। तो उसकी वजह से ये तीन कॉम्बिनेशन है मार्केट में, एक पॉजिटिव ट्रेंड, कंपनी की ग्रोथ और स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स, अगर आप देखेंगे तो। रवि, ये बताइएगा कि यहाँ पर गति ने जनरल प्राइस हाइक लिया है लगभग 10% का, जो कि 1 जनवरी से लागू हुआ है। अब जी इसको ध्यान में रखते हुए किस तरह के मार्जिन्स को लेके टारगेट आपने सेट किए हैं FY 25-26 के लिए? जी। सो फॉरवर्ड गाइडेंस तो हम लोग स्पेसिफिकली नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्शनली देखेंगे तो जो बिजनेस है उसमें तीन चीजें काम आती हैं। एक जो हमारा रेवेन्यू है, अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ हमारी स्ट्रांग रही है, लेकिन पिछले साल रेवेन्यू ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं थी। तो एक जनरल प्राइस इंक्रीज जो है उसकी वजह से यील्ड इंप्रूव होगी, तो रेवेन्यू भी वॉल्यूम के साथ साथ में बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद में जो दूसरी चीज है वो कॉस्ट है। अब कॉस्ट के ऊपर हम लोग लगातार मंथली अपडेट दे रहे हैं पिछले 12-13 महीने से। मार्च में ऑलमोस्ट हमने 95% अचीवमेंट ऑलरेडी कर लिया था जो हम चाहते थे वहां पे। तो पिछले साल जो अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की जो जर्नी थी, वो कॉस्ट में हमने ऑलरेडी काफी कमी लेके आए थे हम लोग। तो अगर वो कॉस्ट वो निचले स्तर पे जो आई थी वो लगातार चल रही है, आज भी हमारा नेटवर्क काफी एफिशिएंट है। तो एक इंडस्ट्री बेस्ट कॉस्ट के साथ में अगर एक सही रेवेन्यू आता है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट था जनरल प्राइस इंक्रीज, बिकॉज सारी कॉस्ट बढ़ी है, इन्फ्लेशन हुआ है, स्टाफ एंड जीएनए कॉस्ट बढ़ी है, वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने इम्प्रूव किया है। तो नेचुरली जो है उसके लिए जरूरी है कि प्राइस भी वाजिब हो। तो एक रियलिस्टिक प्राइस और लोअर कॉस्ट बेस के साथ में जो है प्रॉफिट सिचुएशन इंप्रूव होनी चाहिए आने वाले समय में। रवि, फ्रेट रेट्स के ट्रेंड्स के बारे में कुछ बता पाएंगे? किस तरह का शेप अप फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जियोपॉलिटिकल टेंशन मेरे ख्याल से एक अहम फैक्टर होगा जो इस पर इम्पैक्ट कर सकता है या इसको दिशा दे सकता है, कुछ बताइएगा। तो इसमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस तो रोल प्ले करती हैं, पर उसके अलावा कई बार कुछ और इवेंट्स हैं। जैसे अभी यूएस पोर्ट्स में स्ट्राइक हुई थी, फॉर्चुनेटली वो एक दिन में ही वापस कॉल ऑफ हो गई। पर उस तरह के इवेंट्स ही बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे या तो शिप्स को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, जैसे मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, या फिर शिप्स स्टक हो जाती हैं, जैसे अभी अपना यूएस में पोर्ट्स की स्ट्राइक की बात हो रही थी। तो वहां पे सप्लाई आउट होने की वजह से पूरा ट्रेड बैलेंस जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। और अगर 2-3% भी एक बार के लिए कैपेसिटी कंस्ट्रेंट होती है तो उसकी वजह से एक इमीडिएट इम्पैक्ट आता है। काफी हद तक आप इसको ऑयल इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं, जहां पे माइनर वॉल्यूम फ्लक्चुएशंस में भी मेजर प्राइस फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन रहती है। फिलहाल खैर वो स्ट्राइक भी कॉल ऑफ हो गई है, मिडल ईस्ट का क्राइसिस जैसा है वो यथास्थिति बनी हुई है। तो जो फ्रेट रेट्स एक बार जुलाई के आसपास पीक हुए थे, फिर थोड़े से करेक्ट हुए थे, आज के दिन एक नॉर्मल रेट पे है, जो मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीने में वही ट्रेंड रहना चाहिए। एक थोड़ी सी सीजनैलिटी आती है, कहीं पे चाइनीज न्यू ईयर है या कुछ मंथ है, वहां पे वापस थोड़ा सा सॉफ्टनेस आती है वापस डिमांड के साथ में। बट एक माइनर फ्लक्चुएशन ही यहाँ से मुझे रेंज बाउंड लगती है, अनलेस की कोई एक बड़ा इवेंट जैसे कि पोर्ट स्ट्राइक या कुछ की वजह से डिस्ट्रप्शन आता है। पर फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि कुछ नया डिस्ट्रप्शन आएगा। तो मैं बोलूंगा कि जो अभी करंट फ्रेट लेवल्स है वहां से रेंज बाउंड रहना चाहिए। देखिए, यहाँ पर त्योहारी मौसम का तो आगाज हो ही चुका है। आप बताइए, अगर बहुत जल्दी हो ये सवाल पूछना, लेकिन अगर कुछ तरह के ट्रेंड्स आप देख पा रहे हो डिमांड ग्रोथ को लेकर, किस तरह का मोमेंटम फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस फिर कितनी और बढ़ा लेनी चाहिए? जी। तो इंटरनेशनल बिजनेस में जनरली वो क्रिसमस के अराउंड टाइमिंग रहती है, तो जुलाई के आसपास मार्केट में मोमेंटम आता है, जो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं। और जो डोमेस्टिक मार्केट की हम बात करें तो मैं कहूंगा कि एक अगस्त सितंबर के आसपास से एक फेस्टिव सीजन में डिमांड आती है।
बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो किसी भी कंज्यूमर गुड्स में भी अगर आप देखेंगे तो उतनी डिमांड हाइक इस बार नहीं नजर आई है जो ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड है। बट लेकिन अगर आप आने वाले 3-6 महीने देखें तो मुझे लगता है कि मानसून अच्छा रहा है, रूरल डिमांड इंप्रूव होनी चाहिए। ओवरऑल जो एक इम्पेटस है वो अर्बन डिमांड पे भी, तो मुझे लगता है कि जो सितंबर अक्टूबर नवंबर का जो फेस्टिव सीजन की टिपिकल डिमांड में इंक्रीज होता है ई कॉमर्स में भी या अक्रॉस कंज्यूमर सेक्टर भी, वो शायद इस साल उतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। बट कंसिडरिंग कि एक रूरल इनकम इम्प्रूव होगी, जो टिपिकली ये जो अपना अभी की जो मानसून की फसल है उसके रीपिंग के बाद में, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर से मार्च अप्रैल के बीच की जो 5-6 महीने जो टिपिकली मार्च में एक पीक आती है वो अच्छी आनी चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। यहाँ पर FY25 के लिए ग्रोथ लेवल्स अगर हम पूछना चाहें तो क्या होंगे? रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस को लेकर आप किस तरह के आंकड़े बता सकते हैं? तो अगेन मैं डायरेक्शनली आपको बता सकता हूँ, जैसा मैंने बोला कि इंटरनेशनल बिजनेस में सीक्वेंशली हमें हर क्वार्टर स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि एक मार्केट में रिकवरी और प्लस कंपनी स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स हैं। और डोमेस्टिक बिजनेस में भी लगातार जो है अब गति के जो ऑपरेशंस हैं वो काफी स्टेबलाइज हो गए हैं, कॉस्ट कंट्रोल में है, अच्छी सर्विस है। तो लगातार हम लोग जो अपना एक मार्केट शेयर गति ने ओवर द इयर्स खोया था वो हम लगातार रीगेन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रेंड रहना चाहिए। टिपिकली नेचुरली मार्च एक स्ट्रांग मंथ रहता है, बीच में नवंबर में थोड़ी सी गिरावट रहती है, तो मंथली ट्रेंड है, बट ओवरऑल एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव डायरेक्शन मुझे लगती है। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस है उसमें हमने काफी कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं जिसकी वजह से ग्रोथ नजर आ रही है, वो मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा एटलीस्ट अगले 6 से 9 महीने की अच्छी ग्रोथ उसमें दिखती है। रवि, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफी विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद आपका।